हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज हम करने जा रहे हैं अपना रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 17। और आज के इस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो हैं बेस्ड मिसिंग नंबर, डायरेक्शन टेस्ट, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ओड वन आउट और भी कई तरह के। इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं, अपने पुराने जो आपने सीखा हुआ है उसका रिवीजन करने वाले हैं और आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिशियल तो रहेगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट, बाइलिंगुअल मल्टीपल चॉइस क्विज। और हमारा पहला क्वेश्चन बेस्ड है डायरेक्शन टेस्ट पे। यदि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं और 270 डिग्री वामाव्रत घूम जाते हैं तो अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। अगर आपको हिंदी का ये वर्ड जैसे कुछ समझ में नहीं आता है तो गुड थिंग कि हमें साथ में जो एग्ज़ाम जब होते हैं तो उसमें इंग्लिश वर्जन भी मिलता है, तो इंग्लिश वर्जन को पढ़कर हम समझ सकते हैं। इफ़ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट एंड टर्न 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज, वामाव्रत का मतलब है काउंटर क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ। तो मानचित्र के या डायरेक्शन के जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, जो हम बार बार दोहराते रहे हैं कि मानचित्र को जब हम कागज पर देखते हैं तो सबसे पहले ऊपर, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, ये वाली जो डायरेक्शन है उत्तर यानी कि नॉर्थ है, और नॉर्थ के सामने नीचे हो जाएगी साउथ। फिर पहले यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, तो प से पहले और प से पश्चिम, पश्चिम मतलब वेस्ट, और वेस्ट के सामने ये ईस्ट। इस तरह से मानचित्र में दिशाएं हम याद रख सकते हैं। अब वो आदमी किस तरफ मुंह करके खड़ा है, पूर्व, पूर्व मतलब इधर, ये ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, ये इस तरफ उसका फेस है, ये एरो का निशान जो बना है। अब वो काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे घूमती है, क्लॉक ऐसे घूमती है इस तरह से, लेकिन ये भाई साहब घूमे काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि ये घूमे ऐसे, इस तरह से। तो यहाँ से वो 270 डिग्री घुमा है। अब ये इतना कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यानी कि वो यहाँ से ऐसे घूमता 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 इधर आ गया है। और अब उसका फेस कहाँ है, ये जो हमने एरो बनाया इस तरफ, और इस तरफ कौन सी दिशा है, साउथ। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साउथ या दक्षिण दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग करनी है। एक निश्चित कूट भाषा में फ्लावर को रीएफएलओई जो भी है के रूप में कूटित किया जाता है, कूट दिया जाता है उसको, तो एनिमल को किस प्रकार लिखा जाएगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्लावर इज कोडेड एज RFOELW, देन एनिमल विल बी रिटर्न एज, ये हमारे पास ऑप्शन है, तो इनमें से किसकी तरह से लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले फ्लावर, ये FLOWER, और फिर यहाँ पर क्या किया गया है, ये नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर ये लास्ट में था आर, इसको पहले लिख दिया, यानी कि छठे को पहले पे लिख दिया, लास्ट वाले को पहले पे। फिर एफ है, एफ है हमारा फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर इसको पहले लिख दिया। फिर ओ, ओ हमारा है थर्ड में, तो इसको थर्ड की जगह पर ही लिखा गया एज इट इज़ है। फिर ई कहाँ पर है, हमारा ई है फोर्थ, और यहाँ पे था ये 2 2 4 5, पाँचवें नंबर को यहाँ पे लिखा चौथे पे। फिर एल, एल हमारा था सेकंड, यानी कि फिर लिखा गया है 2 को। फिर डब्ल्यू जो यहाँ पर है 4, इस तरह से लिखा गया है। तो अब एनिमल का देखते हैं। सबसे पहले 6 नंबर पे, इसमें भी 6 ही लेटर्स है ना, तो सबसे पहले 6 नंबर यानी कि एल को लिखा गया। फिर 1 नंबर यानी कि ए को लिखा गया। फिर 3 नंबर यानी कि आई, LAI,
और अब जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो LAN है, LAN है, LAJ है, LAI का बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो बस अब हम और ज़्यादा कैलकुलेशन में अपना टाइम नहीं लगाएंगे, यहीं से ही हमें अपना आंसर पता चल गया है कि हमारा आंसर है ऑप्शन डी, LAI। इसके बाद अगर हम चेक करना चाहें, टाइम है हमारे पास, तो देख सकते हैं कि 5वें नंबर पे 5वां लेटर अब यहाँ पर आएगा। 5वां लेटर क्या है? 5वां लेटर है ए। तो देखो यहाँ पर है ना ए, एल के बाद फिर से ए, यानी कि अभी तक हमारा आंसर चल रहा है ठीक। फिर दो, दूसरे नंबर पे कौन है? एन। देखो यहाँ पर दूसरे नंबर वाला एन है ना, तो ये देखो एन। फिर यहाँ पर है फोर्थ लेटर है एम। तो देखो यहाँ पे है ना एम, यानी कि हम 100% श्योर हैं कि ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओड वन आउट वाला क्वेश्चन। अब ये ओड वन आउट हमें ढूंढना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम बाकी से अलग है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? एंड नाउ दिस इज द सीक्वेंस 1 4 9 16। बहुत ईजी है। अब हम रीजनिंग के इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि हमें ये 1 मिनट नहीं लगती कि ये है 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। 3 कैसा हमारा सांप सा बना दिया मैंने। फिर ये है 4 का स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला क्या है? ये 1 8 27 64। पहचान गए हो ना? हाँ पहचान गए। 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, है ना, 3 3 9 3 27 बनता है ना, और 4 की क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64 बन गया ना। अब ये 2 6 12 23, ये ही कुछ अलग लगा। चलो पहले एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये है 1 रेज टू द पावर 4, 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 रेज टू द पावर 4। ये क्या है? 3 3 9 3 27 तिया 81, यानी कि 3 रेज टू द पावर 4। और ये है 4 चौक 16 चौक 64, और 64 चौक 256 होता होगा। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बस वैसे बोल दिया है, क्योंकि ये इन तीनों की 4 रेज पावर रेज टू द 4 है ना, तो ये भी यही होगा। तो लिख देता हूँ मैं, चेक कर लेना भाई सच में यही होता है कि नहीं। चलो तो ये हमारा अलग हो गया, हमें पता चल गया। ऑप्शन सी ओड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। चूज द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज शेयर्ड बाय द गिवन नंबर पेयर। अब ये 12:20 का जो पेयर है, इसमें जो संबंध है वही इनमें से किसी में है। ये जो संबंध है, ये क्या संबंध है? 12 और 20 का रेशो। तो इस रेशो में कोई नंबर है? 4 तिया 12, 4 पंजे 20। ऐसा तो नहीं है कि कोई 4 के मतलब उसमें आए 4 टाइम्स और फिर यहाँ पर 5 टाइम्स। इनमें से ऐसा तो कोई नहीं है, तो कुछ और ही रिलेशन है। फिर क्या रिलेशन हो सकता है? अब इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने पर टाइम लगता है, और अगर हमने इस तरह का कोई क्वेश्चन पहले किया है तो नहीं, इसमें क्या आएगा? ये रेशो भी नहीं बन रहा है। सीधी सी बात एक और भी समझ में आती है कि देखो ये सारे के सारे नंबर ये हैं ओड नंबर, इवन इवन, एक यही है इवन इवन, ओड ओड, इवन ओड। तो दोनों इवन नंबर ये बी में है, ऑप्शन बी में। और क्या संबंध इसमें समझ में आता है? और तो कुछ नहीं आता इसमें। क्या हो सकता है? एक इसमें ये हो सकता है कि जैसे ये हमारा 30 और 42 में एक संबंध एक और हम ढूंढ सकते हैं, वो भी ज़बरदस्ती का संबंध है, वैसे नहीं। कि जैसे 30 हो गया हमारा, इनका जैसे रेशो बनाते हैं, ये 20 और 12 का बनाते हैं, तो ये हो गया 3 गुणा 4, है ना, इज इक्वल टू 12। और फिर ये हो गया, जैसे ये दोनों नंबर वो है ना, अगला नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से 4 गुणा 5 बराबर होता है 20, अपने से अगले से कर दिया।
तो सेम इसी तरह से 5 गुणा 6 बराबर होता है 30 और 6 गुणा 7 यानी कि उससे अगला नंबर होता है 42। तो 30 और 42, 12 और 20, ये इस तरह से भी संबंध आ सकता है और दोनों इवन नंबर से भी आ सकता है। था थोड़ा फार फेच्ड वो संबंध हमने ढूंढा है, बहुत ही दूर की रिश्तेदारी, लेकिन ऑप्शन बी ही सही आंसर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए और बी ज्ञात करें और बी ए का मान ज्ञात कीजिए। बी और ए, बी मल्टीप्लाइड बाई ए है, क्या है? 11, 22, 33 ए, 55, 66, 77 बी। बस इसको करने में हमें 1 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए। ए हो जाएगा 44 और बी हो जाएगा कितना, 88। लेकिन दो ऑप्शन कैसे चुने हम यहाँ पर? और वैल्यू ऑफ बी ए, वैल्यू ऑफ बी ए का क्या मतलब है? वैल्यू बी की जगह पे 88 और ए की जगह पे कितना आएगा, 44। तो ये क्या मतलब हुआ? बी ए की वैल्यू तो गुणा करेंगे तब भी कोई ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। आंसर या तो हमें खाली बी की या किसी इनमें से एक की ए की वैल्यू निकालनी है, वो यहाँ से निकल जाएगी। ये तो बहुत ही सिंपल था, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88। तो या तो ए की वैल्यू निकालनी होगी या बी की निकालनी होगी, वो हम यहाँ से ढूंढ के निकाल देंगे जो भी है। अब इनमें से जो भी ऑप्शन होगा, अगर ये सही होता तो हम यहाँ से सही उत्तर ढूंढ सकते थे। 1 सेकंड लगनी थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ही पता नहीं क्या पूछा गया है। शब्द निर्माण करते हैं, चलो। निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य शब्द भी दिए गए हैं। उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। उस शब्द को पहचाने। दिया गया शब्द है मशीन्स, MACHINES। अब इनमें से कौन सा है जो मशीन्स से नहीं बन सकता? सीम भी बन जाएगा, नेम्स भी बन जाएगा, कैमल, कैमल में एल कहाँ से लाओगे भैया? तो इसलिए कैमल नहीं बनेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी MESH ये भी बन जाएगा, MESH, ठीक है, हाँ बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, एल। एल इसमें मशीन में कहीं नहीं है, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में देखो, देखते के साथ ही लॉजिक पता चल जाता है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है ना, इसमें यही है कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, उतने ही ज़्यादा आप लॉजिक्स, तरह तरह के लॉजिक्स, इसमें पता नहीं कैसे कैसे लॉजिक आ जाते हैं। जो अभी जैसे हमने ऊपर वो रेशो वाला था, 15 और 32 किसका था, वो रेशो निकाला था जो 12 और 32 का, कि खींच तान के मतलब कि बस किसी तरह से आंसर निकालना था, इसलिए वो रेशो निकाल दिया, नहीं तो और कोई उसका तरीका नहीं था। अब ये वाला है, जैसे इसमें हमने इस तरह के क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए देखते ही पता चल जाता है ये क्या है। 1 गुना 12, 12 आ गया, फिर 12 को 12 से किया 144। अब 144 को 12 से गुणा करके देखो जरा, 144 इंटू 12, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 288, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 144। ठीक, तो ये हमारा 8, 8 और 4 12 का 2, यहाँ से लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, और ये 1, 1728, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। अब 1728 को 12 से गुणा करेंगे तो हो सकता है ये वाला आता हो। हमने यहीं से ही देख लिया, 1 गुना 12, 12, जब हमने 12 और 144 को देखा ना, तो 12 गुना 12 144 होता, 12 का स्क्वायर 144 होता, तो देखते के साथ ही हमें ये वाला रिलेशनशिप समझ में आ गया था। और ये कब पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है। तो थोड़ी सी देर के लिए अपने चैनल के लिए पास करो टेस्ट पर हम रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के, जीके के, साइंस के और भी कई तरह के बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़फुल वीडियोस लगातार लेकर आ रहे हैं। आप इनको देखिए, इनसे फ़ायदा उठाइए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। और साथ ही आपको अगर कुछ
बेनिफिट हो रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस मत कीजिए किसी भी वीडियो को, और लाइक भी कर दीजिए साथ में। तो चलो भाई, अब ऐड हो गई, आगे चलते हैं। एनालॉजी, ज्योमेट्री की सादृश्यता, ज्यामिति। संबंधित शब्द खोजें। त्रिकोण, बहुभुज, वर्ग, वो हमें ढूंढना है। ट्रायंगल, पॉलीगॉन, स्क्वायर। जैसे ट्रायंगल का पॉलीगॉन से होता है, स्क्वायर का किससे होगा? वृत्त, आयत, समचतुर्भुज या चतुर्भुज? चतुर्भुज से होगा, क्योंकि स्क्वायर भी तो एक चतुर्भुज होता है ना, क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हाँ, अब है नेक्स्ट, फिर से एक बार। एनालॉजी, प्रोफेशन, टूल। सादृश्यता हमें किस में ढूंढनी है? पेशा और उसका उपकरण। तो जैसे शल्य चिकित्सक का होता है छुरी, तो बढ़ई का क्या होता है? सर्जन का होता है स्कैल्पल। और कारपेंटर का क्या होगा? कारपेंटर किससे काम करता है? कैमरा, ब्रश, आरी या कैलकुलेटर, संगणक? तो बढ़ई करता है काम किससे? ऑप्शन सी, आरी से। वर्ड फॉर्मेशन, अब किस तरह का क्वेश्चन है? वर्ड फॉर्मेशन का है। अर्थपूर्ण वर्ड कोई हमें बनाना है। रिकंसाइल के चौथे, पांचवें, सातवें और आठवें अक्षरों से एक सार्थक चार अक्षरों का शब्द बनाया जा सकता है। उन अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो भाई रिकंसाइल से का पहले तो हम देखें, चौथा क्या होगा इसमें? रिकंसाइल का 1 2 3 4 यानी कि ओ। फिर पांचवा क्या होगा? ओ के बाद एन। फिर सातवां क्या होगा? सातवां 2 2 4 2 6 और 1 7, सातवां होगा आई, और आठवां होगा एल। अब ये ओ एन आई एल से क्या क्या बन सकता है? ओनिल तो कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन हाँ एक होता है एल आई ओ एन, लायन। फिर दूसरा है लाइन के साथ साथ इन्हीं को अगर हम चेंज करते हैं आई और ओ को, तो एल ओ आई एन, लॉइन। इसका मतलब समझते हो? जो पहलवान वो पहनते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? लंगोट। इस तरह का कपड़ा होता है लॉइन। और एक वर्ड और है, उसका कम बहुत प्रयोग सुना होगा, वो है एन ओ आई एल, नॉइल। ये एक फाइबर होता है, रेशा होता है, इसको बोलते हैं नॉइल। तो ये 3 तो हो गए, मुझे तो 3 ही ध्यान आ रहे हैं, तो मैं तो चुन रहा हूँ ऑप्शन बी यानी कि 3। अगर आपको इनके अलावा, 3 के अलावा अगर कोई और आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम अपना आंसर यहाँ पर ठीक कर सकें। 11th क्वेश्चन, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, समुच्चय सिद्धांत या वेन आरेख पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या है? 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है, और 80 छात्रों को दोनों पसंद है। और मुझे ये 80 छात्र पसंद हैं जिनको दोनों ही चीजें पसंद हैं। चलो जोक्स अपार्ट, कितने छात्रों को कम से कम एक पेय तो पसंद है? तो भाई इसके लिए अब हम बनाएंगे वेन डायग्राम। और वो कैसे बनेगा? ये हमने एक बना दिया, ये हमने दूसरा बना दिया। चलो अब हमारे टोटल स्टूडेंट्स, देखो इनको करने का तरीका क्या होता है, किस तरह से हम बनाते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 200, ठीक है। ये वाले हम बना लेते हैं कोल्ड ड्रिंक वाले, CD मतलब कोल्ड ड्रिंक, और ये वाले MS यानी मिल्क शेक वाले, ठीक है। और ये हम बना लेते हैं जिनको दोनों पसंद है, बोथ। ये कॉमन है, तो कॉमन वाले कितने हैं? 80 हैं, जिनको दोनों चीजें, मिल्क शेक भी और कोल्ड ड्रिंक भी पसंद है। अब जिनको सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पसंद है वो आ जाएंगे इधर। तो 140 में से 80 घटा दो, ये बच गए कितने? 140 में से 80 घटाएंगे तो बच जाएंगे 60।
ये 60 ऐसे हैं जिनको सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पसंद है, और जब 60 जमा 80 करेंगे तो जिनको कोल्ड ड्रिंक साथ में ये भी पसंद है। ठीक है, अब मिल्क शेक, सिर्फ जिनको मिल्क शेक पसंद है वो कितने बच जाएंगे? 120 थे ना जिनको मिल्क शेक पसंद है, तो 120 में से 80 घटा दो। 40 ऐसे हैं जिनको सिर्फ मिल्क शेक पसंद है, 60 ऐसे हैं जिनको कोल्ड ड्रिंक पसंद है, और 80 ऐसे जिनको दोनों पसंद है। और जिनको मिल्क शेक पसंद है 80 जमा 40 120, कोल्ड ड्रिंक पसंद है 60 जमा 80 140। अब जिनको कम से कम एक चीज़ तो पसंद है, ऐसे कितने हैं? ऐसे हैं ये वाले, ये वाले और ये वाले, यानी कि 200 में से 60 जमा 80 जमा 40, ये कितने हो गए? ये हमारे हो गए 180। 200 में से 180 बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई ड्रिंक पसंद है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम पर क्या क्वेश्चन है? 48 पुरुष एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 12 दिनों में 5 पुरुष द्वारा किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात करनी है हमें। तो भाई कुल कार्य जो है, टोटल वर्क, वो है हमारा, टोटल वर्क है हमारा, उसको हम निकाल लेते हैं 48 गुणा 14। 5 पुरुषों का 12 दिन में किया हुआ काम कितना होगा? ये होगा हमारा 5 मैन इन 12 डेज, हमारा हो जाएगा 5 गुणा 12 बराबर 60। तो जो काम जब समाप्त होता है, पूरा का पूरा जब समाप्त हो जाएगा, तो वो हमारा होगा, यानी कि कंप्लीटेड जो होगा, कंप्लीटेड वर्क होगा 60 बटा 48 गुणा 14, और परसेंटेज में हमें निकालना है तो गुणा 100। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं। 6 अट्ठे 48 और 6 दाम होता है 60। ठीक, फिर यहाँ पर 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, ये 14 चौक 56 हो गया, ये हो गया 500 बटा 56। ठीक है, और 500 बटा 56 को जब हम करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो वो हमारी बन जाती है ऑप्शन डी 8.9%। कैसे? देखो ऐसे, 500 को हमने 56 से भाग किया, तो अगर हम 5 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे, 5 निम 45 और 6 निम 54, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम पढ़ेंगे 8 तक। तो 5 अट्ठे 40 और 6 अट्ठे 48, यानी कि 448। यहाँ पे बच गया 52। ठीक है, हमने डेसिमल लगा दिया और यहाँ पे हो गया 0। अब हम इसका 56 का पहाड़ा 9 तक पढ़ सकते हैं। वैसे तो हमें यहाँ पर 8 आ गया, तो यहीं से हमें आंसर पता चल गया कि इनमें ऑप्शन में डी में है 8। तो अब हमने इसका पढ़ा 5 निम 45 और 6 निम 54, 450 और 54, यानी कि 504। ठीक है, हमें यहीं से अपना आंसर पता चल गया कि ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वही हमारी जो टाइम लिमिट थी कि 20-25 मिनट का वीडियो होना चाहिए था, वो हो गया है। तो भाई ये थे हमारे आज के रीजनिंग के क्वेश्चन। इनको करने में मज़ा आया, और मज़ा ना भी आए तब भी, इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ़ यू कैन नॉट क्योर इट यू मस्ट एंड्योर इट, कि अगर आप उसको किसी चीज़ का इलाज नहीं कर सकते तो फिर उसको सहना सीख लो। और यहाँ तो सहना नहीं है, यहाँ तो आप अपनी तरक्की के लिए ये सब कर रहे हो, कुछ अपना अचीव करने के लिए कर रहे हो, तो क्यों ना इनके मज़े लेते हुए इनको किया जाए, एक चैलेंज की तरह इसको लिया जाए। जैसे लोग गेम्स भी तो खेलते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल, तीसरे लेवल पर जाते रहते हैं,
तो ये भी वही है। और ये लेवल क्या है, ये रियल गेम्स हैं। ये हैं रियल गेम्स कि जहाँ पर आपको अपने ब्रेन का, अपने माइंड का इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो के लिंक्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो thanks for watching this video, and once again, please like, share and subscribe Pass Karo Test.